व्हीट या गेहूं। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? इसे किंग ऑफ सीरियल कहते हैं, अनाज का राजा कहते हैं। दूसरी चीज, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ग्रेमिनी इसका कुल है, और ग्रेमिनी का दूसरा नाम पोएसी भी होता है। क्रोमोसोम नंबर 2n42। पुष्पक्रम इसका जो होता है वो होता है स्पाइक। उत्पत्ति स्थान इसका है साउथ वेस्ट एशिया। अगर ये देखने को नहीं मिले आपको तो वहां देखने को आपको मिल सकता है एशिया माइनर। एशिया माइनर भी देखने को एशिया माइनर या तुर्की, टर्की भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान। अच्छा, गेहूं की उत्पत्ति कब मानी जाती है? गेहूं की उत्पत्ति वैसे तो कई साल पुरानी, 10,000 साल भी मानते हैं ना, पर हम बात करेंगे पीटर डिक्रेसेंजी। ये क्या है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी है ये, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के जनक। तो पीटर डिक्रेसेंजी के अनुसार जो है 7800 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आगे अगला आता है इसका फल प्रकार जो होता है। ये जेट में एक बार पूछा भी गया है कि अनाजों का फल प्रकार क्या होता है, ग्रेमिनी में फल प्रकार क्या होता है। कैरियोप्सिस इसका फल प्रकार होता है। उसके बाद में संस्थान की बात करें, गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल हरियाणा में स्थित है, जिसका नाम है करनाल हरियाणा में स्थित है। आगे हम बात करें इसका इंपोर्टेंस, महत्व, गेहूं का क्या महत्व है। विश्व की मुख्य खाद्यान्न, यह विश्व की मुख्य खाद्यान्न है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो अनाज है वो कौन सा है? गेहूं। उसके बाद में कौन सा है? जैसे यहां मैं ब्रैकेट में आपको मेंशन कर देता हूं, पहला गेहूं है और गेहूं के बाद में है चावल। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल, एरिया सबसे ज्यादा किसका है? गेहूं का। सर्वाधिक एरिया भी किसका है? गेहूं का है विश्व में। उसके बाद में बात करेंगे हम विश्व में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी।
मक्का के बाद दूसरा स्थान, तो इस तरीके से लिखेंगे तो हमें याद भी रहेगा। मक्का के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है। सबसे ज्यादा उत्पादकता जो है विश्व में किसकी है? मक्का की। मतलब प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा कौन सी फसल निकलती है? मक्का सबसे ज्यादा निकलती है। मक्का की जो उत्पादकता है वो लगभग जो है कितनी है? 11,000। कितनी है? 11,000। आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, उत्पादन की भी बात करें तो उत्पादन में भी सबसे आगे कौन है? मक्का। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न, भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न है फूड ग्रेन। ब्रैकेट में हम यहां लिख लेंगे प्रथम चावल। प्रथम कौन है? प्रथम स्थान चावल का है। भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? चावल है। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन चाइना में होता है। कहां होता है? चाइना में। अगर हम बात करें भारत का गेहूं उत्पादन में स्थान कौन सा है? गेहूं उत्पादन में स्थान है सेकंड। भारत का गेहूं उत्पादन में स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा। किसके बाद? चाइना के बाद में। तो हम कितना गेहूं उत्पादन करते हैं? तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कितना है? लगभग 115 मिलियन या मैट्रिक टन। 112 जो है वो 2021-22 में था। क्लियर है यहां तक आपका सबका? फल प्रकार इसका क्या है? कैरियोप्सिस। संस्थान क्या है? गेहूं व जौ। उसके बाद में अच्छा, गेहूं जो अनुसंधान साथ में है, कहां पर है? एक और चीज मैं आपको बताता हुआ चलता हूं कि गेहूं का सबसे ज्यादा जर्म प्लाज्म जो मिलता है वो कहां मिलता है? सीमिट मैक्सिको में। कहां मिलता है? मतलब सबसे ज्यादा किस्में और सबसे ज्यादा प्रजातियां जो है गेहूं की वो कहां पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम संगठन। इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सबसे ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च प्लस सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। स्टार्च प्लस सेलुलोज। तो स्टार्च प्लस सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। तो कितना पाया जाएगा? 70 to 72%। इतना पाया जाता है। मतलब सेलुलोज जो होता है वो 2.5% होता है। तो लगभग जो है 68 से 70% स्टार्च होता है और उसके बाद में 2.5% के लगभग क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना है इसमें? 70 से 72% है। हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन जो है वो 12%, ये औसत है, एवरेज। ऐसे तो क्या है 8 से लेकर के 15% के मध्य इसमें प्रोटीन पाई जाती है, पर औसत क्या रहेगी? अच्छा, इसकी जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन है? ग्लूटीन प्रोटीन होती है। और इसी प्रोटीन के कारण इस प्रोटीन में पोपिंग व सॉफ्टनेस का गुण होता है। इसमें कौन सा गुण होता है? फूलने का। और ये मुलायम प्रोटीन है, इसीलिए इस प्रोटीन को जो है कौन से उद्योग में काम में लेते हैं? बेकरी उद्योग में। इसीलिए बेकरी उद्योग व रोटी हेतु प्रयुक्त होती है।
पर अगर मान लो ये प्रोटीन ज्यादा खाई जाएगी, अगर इस प्रोटीन को ज्यादा उपयोग में लिया जाता है या किसी के इस प्रोटीन की एलर्जी अगर हो जाती है तो जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग का नाम है सीलियक रोग, जो कि मिस इंडिया के भी हुआ है। जो मिस इंडिया है हरनाज सांधू, है ना, उनके ये रोग ग्लूटीन की एलर्जी से जो रोग देखा गया है। अच्छा, ये सीलियक रोग जो होता है इसमें होता क्या है, कैल्शियम का अवशोषण जो होता है वो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। सीलियक रोग में क्या होता है, सीलियक रोग ग्लूटीन प्रोटीन के कारण होता है जिसमें बॉडी जो है वो कैल्शियम का अवशोषण कम कर देती है, और बॉडी में पहले ही कैल्शियम की कमी रहती है। अगर मान लो और कैल्शियम अवशोषण कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो फिर शरीर जो है वो किससे ग्रसित हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो जाएगा, जो कि वयस्कों में होने वाला रोग है। आगे हम बात करते हैं, इसमें खनिज पाए जाते हैं। तो खनिजों की मात्रा जो पाई जाती है वो 1.5 से लेकर के 2.5 के मध्य पाई जाती है। और वसा की बात करें तो वसा जो होती है वो 1.5 से 2.5 के मध्य होती है। एक और चीज बता देता हूं मैं आपको कि ये जो प्रोटीन होती है, सभी अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन केवल और केवल किस में पाई जाती है, गेहूं में। सभी अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन कौन से अनाज में पाई जाती है, गेहूं में। लगभग कितनी प्रतिशत, 12%। और गेहूं की प्रोटीन का क्या नाम है, ग्लूटीन प्रोटीन, जिससे कि कौन से उद्योग में वो लाभकारी है, बेकरी उद्योग में। और इससे सीलियक नामक रोग होता है जो कैल्शियम के अवशोषण को कम कर देता है। नेक्स्ट, ये हमने बात की किसकी, संगठन की, कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। आगे बात करते हैं बोटनी। वानस्पतिक गुण। तो गेहूं के वानस्पतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम। अच्छा, इसका डायग्राम बना के बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये सोइल सरफेस है, इसके नीचे जो है ये जड़, फिर उसके बाद में एक जड़ यहां से निकलती है, ठीक है, 2 तरह की जड़ निकलेगी। तो ये तो कौन सा भाग हो जाएगा, नीचे वाला तो रूट मतलब जड़ भाग, और ये ऊपर वाला भाग जो रहेगा इसमें पेनिकल भी होता है। ये जो भाग होता है इसे सूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूट मतलब प्ररोह, क्या कहेंगे, प्ररोह कहेंगे। पहले बात कर लेते हैं रूट पार्ट की। तो 2 तरह की जड़ें होती है, ये होगी प्राथमिक जड़। कौन सी जड़ है ये, प्राथमिक जड़ होती है जो टेम्पररी होती है, मतलब अस्थाई। कैसी होती है, अस्थाई। जैसे अपने दांत होते हैं ना अस्थाई, दूध के दांत होते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे दांत आते हैं। तो ये टेम्पररी है, मतलब ये बीज में से निकलेगा। किस में से निकलेगी, ये जड़ बीज में से निकलेगी, अस्थाई जड़ भी कहते हैं इसको। उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर से, बीज के ऊपर से और मिट्टी के नीचे एक जड़ और उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़। और आपने ये भी देखा होगा, इसे हम क्राउन रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन रूट। क्राउन रूट जो होती है वो 20 से 25 दिन में निकलती है। कितने दिन में निकलती है, 20 से 25 दिन, बुआई के 20 से 25 दिन बाद। डेज आफ्टर सोइंग, यहां पर वही लिख देता हूं मैं, दिन बाद, ठीक है। क्राउन रूट जो होती है इस पे हम पहली सिंचाई करते हैं। अगर पहली सिंचाई नहीं करेंगे तो मतलब गेहूं की उपज में भारी कमी आ जाती है। अच्छा, ये जो जड़ होती है इससे नया पौधा भी प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इस जड़ को जो है वो क्लोनल
क्लोनल रूट या क्लोनल जड़ भी कहते हैं। और ये होती है स्थायी जड़। कैसी जड़ होती है? स्थायी जड़ होती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं सूट पार्ट की। रूट पार्ट आपके समझ में आ गया होगा, और आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्राउन रूट जो है वो कहाँ से निकलती है। मतलब वो बीज से नहीं निकलती, ठीक है ना। बीज से कौन सी जड़ निकलती है? प्राथमिक जड़, और वो अस्थायी होती है। उसके बाद में बीज के ऊपर जो थोड़ा सा भाग रहेगा सूट का, और मिट्टी से थोड़ा सा नीचे वो एक गांठ से जड़ों का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन रूट या द्वितीयक जड़ या स्थायी जड़ कहते हैं। उसे उससे प्रोपागेशन या अलैंगिक प्रवर्धन भी हो जाता है, इसलिए उसे क्लोनल रूट भी कहा जाता है। एक और चीज यहाँ पर है, जैसे ये जो जड़ होती है वो जड़ किस प्रकार की होगी? तो गेहूं में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ एडवेंटिशियस रूट इसमें मिलती है। अपस्थानिक जड़ जिसे हम झकड़ा जड़ भी कह देते हैं, फाइब्रस रूट। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं सूट की। तो इसमें जो है वो क्या बनते हैं? टिलर बनते हैं। कल्ले निकलना, तो वो सूट पार्ट से कल्ले निकलते हैं। मतलब उससे कई सारी टहनियां वहां से निकल सकती है एक रूट से। उसके बाद में इसमें जो है इंटरनोड पाए जाते हैं। इंटरनोड, इंटरनोड मतलब जैसे ये गन्ने में बटे होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं इंटरनोड, देखे होंगे आपने। ये इंटरनोड जो होते हैं वो खोखले होते हैं। कैसे होंगे? खोखले। खोखले इंटरनोड हो सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा अगर गेहूं की बाली को हम निकालेंगे तो उसमें इंटरनोड मिलते हैं, और वो खोखले रहेंगे बिल्कुल ही। उसके बाद में हम बात करेंगे सूट पार्ट पे। एक और चीज होती है जिसे हम बाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बाली या स्पाइक। क्या कहेंगे? स्पाइक। उसमें क्या होता है? उसमें स्पाइक बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, जिगजैग। कैसे बनेंगे? जिगजैग स्पाइक बनेंगे। ये जिगजैग हुआ ना, तो जिगजैग, जिगजैग स्पाइक बनते हैं। इनकी संख्या जो है वो वैरायटी के आधार पर निश्चित होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है इनमें, और रंध्र जो है इनमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो बालियों पर रंध्र नहीं पाए जाते, जबकि प्रकाश संश्लेषण वहां पर होता है। ये चीज आपके समझ में आ गई? ये चीज हमने पढ़ ली। उसके बाद में इसको जो इस पे यहाँ पर वो एक कांटे जैसी संरचना भी होती है गेहूं में, जिसको हम क्या कहते हैं? तुस। क्या कहते हैं? तुस कहते हैं। अब ये जो बाली जो जिस पत्ती से ढकी रहती है, जिस पत्ती से ये बाली ढकी रहती है, उस पत्ती को हम क्या कहते हैं? फ्लैग लीफ। क्या कहते हैं? फ्लैग पत्ती। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? फ्लैग लीफ कहते हैं। आगे बात समझ में? और हम बात करें जैसे कि कोई दाना है गेहूं का, उस दाने के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, उस आवरण की परत को दो परतों से बना रहता है, वो लेमा प्लस प्लिया। ठीक है, दो परतों से मिलकर के बना होता है। ये तो हमने किसकी बात कर ली? उसके वानस्पतिक गुणों की बात कर ली, मतलब उसके जो बोटनी क्या होती है गेहूं की, उसके बारे में बात की है। और दूसरी बात करेंगे हम कि ये एक C3 पौधा है। क्या है? C3 पौधा है गेहूं। C3 क्यों कहा है इसको? C3 इसलिए कहा है कि जैसे वो क्या लेते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद में उस कार्बन से जो है 3 कार्बन युक्त स्थायी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 कार्बन युक्त स्थायी यौगिक बनाते हैं, जो पौधे को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? C3 पौधा कहते हैं। जो 4 कार्बन युक्त उत्पाद बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? C4। आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे गन्ना, मक्का, ज्वार, ये क्या है? C4 पौधे हैं, जो गर्म जलवायु में पाए जाते हैं। क्लियर है आपका? ये यहां तक सारा क्लियर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्गीकरण।
वर्गीकरण। अच्छा, बात ध्यान से सुनने की है, सुनने पे भी याद हो जाता है बहुत सी बार, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, बहुत सी बार क्या, वैसे तो याद ही सुनने से ही होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि भागवत कथा सुनने जाने वाली अनपढ़ औरतें भी जो है भजन याद करके आ जाती है कि नहीं आ जाती, वहां से सुन के आती है वो। ऐसा तो है ही नहीं कि पेन कॉपी लेके जाती होगी, जाती है क्या? और बिल्कुल अनपढ़ होती है, अनपढ़ होती है तभी तो वो 15-15, 20-20, 25-25 या 50-50 बार भी कथाएं सुनती है। ये तो एक बार में भी याद हो जाए उनको। पर रेगुलरिटी भी जरूरी है, रिवीजन भी जरूरी है भैया। आप अच्छे से सुन करके हनुमान चालीसा याद कर लेते हो, कई सारी चौपाइयां आपको याद हो जाती है, नहीं हो जाती क्या? तो इसी तरीके से ध्यान से सुनने से भी याद होता है। ये लिखना इसलिए होता है कि बाद में रिवाइज भी करना होता है, इसलिए हम जो है लिख करके भी ले जाते हैं। वर्गीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये गेहूं आया किधर से, और कौन सा जंगली पौधा था जिसका ग्राम्यन किया गया। प्लांट ब्रीडिंग में पहला काम क्या होता है? ग्राम्यन, डोमेस्टिकेशन। क्या होता है? डोमेस्टिकेशन होता है। तो गेहूं कौन सा है अपने पास? 2N42। मतलब 2N42 को हम कहते हैं एलो हेक्साप्लॉइड। क्या कहते हैं? अब इसका भी जो है एलो हेक्साप्लॉइड क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, कि जहां पर डिफरेंट जीन हो, अलग अलग जीन, अलग अलग जीन अगर किसी वैरायटी को या किसी फसल को बनाने में काम में लिया जाता है तो उसे एलो कहा जाता है। और अगर मान लो एक समान जीन काम में लिए जा रहे हैं तो उसे ऑटोप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्लॉइडी। तो ऑटोप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी के बारे में समझ गए आप। हेक्साप्लॉइडी इसलिए बोला है कि 2N बराबर क्या है? 42 है। गेहूं में N बराबर 7 होता है। कितना होता है? N बराबर 7 होता है। 2N बराबर कितना होता है? 14 होगा। ऐसे ही 4N जिसमें पाए जाते हैं उसके क्रोमोसोम 28 होते हैं, और जिसमें 6N पाए जा रहे हैं उसके क्रोमोसोम कितने हैं? 42 है। कितने हैं? जो कि गेहूं में है। गेहूं का दूसरा वैज्ञानिक नाम भी है, टिट्रिकम वल्गेयर भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? टिट्रिकम वल्गेयर भी कहते हैं। टिट्रिकम एस्टिवम तो हम पढ़ते ही हैं। अब देख लेते हैं कि गेहूं जो है उसका विकास कहां से हुआ। तो गेहूं का विकास जो है वो किसके द्वारा? बहुगुणिता के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बहुगुणिता के द्वारा किया गया। और बहुगुणिता में सबसे पहले एक तो टिट्रिकम मोनोकोकम एक प्रजाति है, टिट्रिकम मोनोकोकम। ये दुनिया का सबसे पहला गेहूं है, ये दुनिया का सबसे पहला गेहूं है। इसके एक स्पाइक में से एक दाना निकलता है। कितना दाना निकलता है? एक दाना। अभी जो बालियां बनती है उनमें कई सारे दाने बन जाते हैं एक स्पाइक में, इसमें एक स्पाइक में एक ही दाना बनता था। तो ये प्रथम घरेलू कृत गेहूं, फर्स्ट डोमेस्टिकेट व्हीट, पहला जंगल से लाया गया पहला गेहूं है जिसको घरेलू बनाया गया, जिसका ग्राम्यन किया गया। उसका नाम क्या है? टिट्रिकम मोनोकोकम, जिसके क्रोमोसोम क्या है? 2N14। कितने हैं? 2N14। मतलब ये द्विगुणित गेहूं है। कौन सा गेहूं है? द्विगुणित। इसका संकरण जो है, इसका संकरण कराया एजिलोप्स तोसुकी, एजिलोप्स तोसुकी नामक प्रजाति से संकरण कराया, जो कि अज्ञात प्रजाति है। और तीसरी प्रजाति जो थी वो थी टिट्रिकम स्पेल्टोइड। ठीक है, ये 3 प्रजातियां हैं जिसको आपने 12वीं बायोलॉजी की किताब में चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा। इसको हमने कहा ए जीनोम, इसको हमने कहा डीडी जीनोम, और ये था बीबी जीनोम। ठीक है, तो 3 तरह के जीनोम हमने लिए हैं, और वो भी अलग अलग, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एलो हेक्साप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलो हेक्साप्लॉइडी। अगर सेम जीन होते ए होता तो उसे हम क्या कहते हैं?
इसको हम कहते हैं ओटो, क्या कहते हैं, ओटोप्लॉइडी कहते थे। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों से तो जो गेहूं उत्पन्न हुआ वो गेहूं था ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सा था? ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसके क्रोमोसोम नंबर थे 2n28। कितने थे? 2n28। तो इन दोनों से तो ये बन गया। फिर इसका संकरण किससे हुआ? इन दोनों के बीच में क्रॉस जो हुआ उससे कौन सा गेहूं आया हमारे पास? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं हमारे पास निकल कर आया, जिसके क्रोमोसोम नंबर है 2n42। इस तरह से गेहूं की उत्पत्ति हुई। यह अलग अलग नाम भी हैं इनके। अब आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लास है, कौन कौन से गेहूं से मैदा बनाई जाती है, कौन से गेहूं से उपमा बनाया जाता है, और कौन से गेहूं से रोटी बनाई जाती है। ठीक है, तो वर्ग, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? वर्ग या क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस होगी? फर्स्ट है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ये याद रखने हैं आपको। इसमें क्रोमोसोम नंबर मैंने बताए थे अभी आपको 2n14 है। ये प्राथमिक वीट है, इसको इनकॉर्न भी कहते हैं। इनकॉर्न जर्मन शब्द है भैया, इनकॉर्न। इनकॉर्न गेहूं, कौन सा गेहूं है ये? इनकॉर्न गेहूं। इसीलिए कहते हैं इसको इनकॉर्न गेहूं कि इसमें एक स्पाइक में से एक ही दाना निकलता है। स्पाइक तो समझते हो आप, जैसे बाली में कई सारे स्पाइक जुड़े रहते हैं, लाइन से जुड़े रहते हैं ना, छोटे छोटे, फिर उनमें दाने निकलते हैं, तो उसे स्पाइक कहते हैं। दूसरा आ जाता है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम को हम टेट्राप्लॉइड वीट कहते हैं। 2n28 होता है। कितना होता है? चतुष्गुणित। क्या है ये? चतुष्गुणित वीट है, टेट्राप्लॉइड। क्या है? टेट्राप्लॉइड है। इसमें प्रोटीन जो होती है वो 12% होती है। कितनी परसेंट प्रोटीन होगी? 12% प्रोटीन पाई जाती है। इस गेहूं से मैक्रोनी बनाई जाएगी, बिस्किट बनाए जाते हैं। मैक्रोनी, बिस्किट, सूजी नहीं बनाते भैया ना इससे। मैक्रोनी, बिस्किट आदि ये यहाँ पर लिख देते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है वो भारत में कितना है? 12% क्षेत्र में उगाया जाता है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में उगाया जाता है? 12% में उगाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नंबर थर्ड, ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम की बात करेंगे। ये जो होता है ये भी कितना होता है? 2n28। और इसे हम कहते हैं इमर गेहूं। इमर गेहूं कहते हैं। और इसे मैक्रोनी गेहूं कहते हैं। इसे कौन सा गेहूं कहते हैं? मैक्रोनी गेहूं। ये इमर गेहूं है, इससे क्या बनाया जाता है? उपमा। उपमा निर्माण के लिए और सूजी निर्माण के लिए ये गेहूं प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है। भारत में इसका एरिया कितना है? क्षेत्रफल केवल 1%। कितने प्रतिशत क्षेत्र में उगाया जाता है? 1% क्षेत्र में उगाया जाता है। और लास्ट जो गेहूं है वो ब्रेड वीट, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रेड वीट। मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ट्रिटिकम एस्टिवम या वल्गेयर। ट्रिटिकम एस्टिवम या वल्गेयर। 2n42, मतलब ये जो है 60 गुणित गेहूं है। कैसा गेहूं है? 60 गुणित। 60 गुणित गेहूं है। और इस गेहूं से रोटी बनाई जाती है। लगभग सामान्य क्षेत्रफल इसका जो है कितना है? क्षेत्रफल है इसका 85%। कितना है? 85% इसका क्षेत्रफल है। इसमें प्रोटीन जो पाई जाती है वो 10% से 12% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? प्रोटीन 10 से 12% पाई जाती है।
तो ये हमने गेहूं का वर्गीकरण देखा है। अब वर्गीकरण के बाद में आगे जो आता है वो क्या आता है, वृद्धि अवस्थाएं। क्या आती है, वृद्धि अवस्थाएं। वृद्धि अवस्थाएं क्या होती है, ग्रोथ स्टेजेस। तो जैसे कौन कौन सी वृद्धि अवस्थाएं गेहूं में पाई जाती है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा उसमें, उसमें जो है पत्तियां आएगी, ठीक है। उसके बाद में उसमें टिलरिंग होगी। क्या होगी, टिलरिंग मतलब कल्ले फूटेंगे। कल्ले फूटने के बाद में उसमें पुष्पन होगा, और पुष्पन के बाद में उसमें दाने बनेंगे जिनमें मिल्किंग स्टेज रहेगी। अब वो दूध या दाने जो होते हैं वो अगर कठोर होते हैं तो उसे हम कहते हैं डफ स्टेज। क्या कहते हैं, डफ स्टेज। तो वृद्धि अवस्थाएं इसमें कितनी होती है, पहली टिलरिंग, पहली कौन सी होगी, टिलरिंग। सीआरआई जो है वो सिंचाई की अवस्था है, मतलब सीआरआई स्टेज भी कह सकते हैं कि भाई वो भी जो है वृद्धि अवस्था में आ जाएगी, परंतु वो सिंचाई में काम में ली जाती है। वो जड़ का भाग है। किसका भाग है, जड़ का। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 21 दिन से 25 दिन के मध्य आती है। तो दूसरी बात करते हैं हम टिलरिंग की। तो ये 40 से 45 दिन, कितने दिन, 40 से 45 दिन के टाइम पर जो है कल्ले फूटने का कार्य होता है। दूसरा आ जाता है फ्लावरिंग स्टेज, पुष्पन अवस्था। पुष्पन अवस्था जो होती है वो 65 से 80 दिन के मध्य जो अवस्था रहेगी उसे हम क्या कह रहे हैं, फ्लावरिंग स्टेज कह रहे हैं। उसके बाद में मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज या दूधिया अवस्था, दूधिया अवस्था ये लगभग जो है वो 105 दिन से लेकर के 125 दिन के मध्य होगी। इसमें अगर मान लो ये दूधिया अवस्था कठोर हो जाती है, क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, मतलब दाने अगर कठोर हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, डफ अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, डफ अवस्था। और डफ अवस्था में जब मॉइस्चर या नमी जो है वो 25% रह जाती है तब हम गेहूं को काट लेते हैं, तब हार्वेस्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे वृद्धि अवस्था के बाद में बीज और बुआई। बीज व बुआई, तो बीज कितना काम में लेंगे, बुआई कैसे की जाती है, कितनी दूरी पर की जाती है, कौन सी विधि से की जाती है, ये सभी चीजें इसमें सम्मिलित की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीज की बुआई करने से पहले इसके लिए मृदा जो चाहिए वो कौन सी चाहिए, फाइन सोइल। फाइन सोइल को हम कहते हैं भुरभुरी मृदा। मतलब इस मृदा में ढेले नहीं होने चाहिए, तो गेहूं के लिए ढेले नहीं होने चाहिए। जैसे कौन सी फसल है जिसमें ढेले होते हैं, तो वो है चना। चने वाली फसल के लिए ढेले चाहिए, गेहूं के लिए ढेले नहीं चाहिए। उसके बाद में मृदा की ईसी जो होती है वो 5 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा, अगर मान लो इससे ज्यादा ईसी है, ईसी मतलब होता है विद्युत चालकता, अगर है तो गेहूं जो है वो उगेगा ही नहीं। मृदा की हमने बात कर ली, और उसके बाद में हम बात करते हैं बीज बुआई की। बीज दर, तो गेहूं की बीज दर जो होती है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है सामान्य हेतु। किसके लिए, सामान्य हेतु। मतलब नॉर्मल सीड रेट जो है वीट की कितनी है, 100 केजी। अब कभी कभी जो है 125 किलोग्राम काम में लिया जाता है। कहां पर, लवणीय मृदा में, लवणीय मृदा में। उसके बाद में क्रिस क्रॉस बुआई हेतु। क्रिस क्रॉस बुआई तो जानते हो ना, पहले तो सी ऐसे निकाल लेंगे, फिर एक बार ऐसे भी ट्रैक्टर को घुमा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस कहते हैं। उसके अलावा जो है एक और विधि आती है जिसमें
चाहिए 75 kg, कितनी चाहिए, और उस विधि का नाम है FIRB। ये भी जेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि FIRB विधि में कितना प्रतिशत, कितना किलोग्राम बीज काम में लिया जाता है या कितना प्रतिशत कम बीज काम में लिया जाता है। तो 25% कम और टोटल कितना 75 किलोग्राम काम में लेंगे। एक और विधि है डिबलर विधि, जिसमें कितना काम में लेते हैं 25 किलोग्राम डिबलिंग हेतु, डिबलिंग हेतु। और लास्ट आती है, अगर मान लो कि हम भू परिष्करण कम से कम कर रहे हैं, जैसे जीरो टिलेज करते हैं, क्या करते हैं जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज में बीज दर हमें लगती है कितनी, 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जीरो टिलेज में गेहूं में कौन सा खरपतवार सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो कौन सा खरपतवार सबसे ज्यादा बढ़ेगा, बहुवर्षीय खरपतवार जो भी होगा वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा जीरो टिलेज में। इसमें खरपतवारों का नियंत्रण किससे किया जाता है, खरपतवार नाशियों से, मतलब इसमें हम जो है गुड़ाई नहीं करते। क्लियर। ये हमने बीज बुआई की बात की। अब बीज बुआई में दो तरह की विधियां होती है। बीज बुआई की जो विधियां होती है वो दो तरह की है। एक विधि को हम कहते हैं केरा और एक को हम कहते हैं पोरा। ठीक है, दो तरह की विधि है। खेरा विधि में जो है हाथ से छिड़क कर, अगर गेहूं को हाथ से छिड़क कर बोते हैं तो उसे हम कौन सी विधि कहते हैं, केरा विधि कहते हैं। और अगर मान लो हम हल की सहायता से या सीड ड्रिल से हम बोते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोरा विधि कहते हैं। तो गेहूं में कितनी जो है तरह की विधियां काम में ली जाती है, दो तरह की। अब बीज की बुआई कितनी दूरी पर की जाएगी, ये भी जरूरी चीज है। तो 22.5 तो जो है कतार से कतार की दूरी रखी जाएगी और 5 सेंटीमीटर जो है वो प्लांट से प्लांट की दूरी रखी जाएगी। तो R इंटू पी कितना है, 22.5 इंटू 5। ठीक है, ये हमने किसकी बात की, बीज व बुआई की। अभी हमको जलवायु तो पढ़ी नहीं हमने डायरेक्ट सोइंग कर दी। तो वैसे तो जलवायु पे जाना चाहिए हमें, और जलवायु कौन सी चाहिए गेहूं को, देख लेते हैं। जलवायु, जलवायु जरूरी चीज है, क्लाइमेट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो इसके लिए शीतोष्ण जलवायु, या ऐसे कह सकते हैं हम गर्म व नम जलवायु, गर्म व नम जलवायु। अच्छा, गेहूं में अगर उपज कम होती है तो उसका मुख्य कारण ही जो है वो जलवायु होता है भैया। क्योंकि गेहूं में रोग से नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता, खरपतवार से नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता, कीटों से नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है कि ये जो मौसम बदलता है, फरवरी में जनवरी में जो मौसम बदलता है उसी से निर्भर होता है कि आपकी उपज क्या निकलेगी। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं गेहूं को हम, तापमान का जुआ, क्या कहते हैं, तापमान का जुआ है ये, गैम्बल ऑफ टेम्परेचर। वीट को हम क्या कहते हैं, गैम्बल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। हमें पता नहीं लगता, हम यूं सोचते हैं कि पौधे तो बहुत बढ़िया है, फसल तो बहुत बढ़िया है, पर बीज नहीं बनते अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो एक निश्चित तापमान उसको चाहिए। जलवायु की बात करें तो आगे हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तापमान की। तापमान कितना चाहिए, तापमान अंकुरण के लिए, मतलब जर्मिनेशन के लिए 15 से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 से 22 के मध्य होना चाहिए। और वृद्धि जो होगी वो 25 से 30 के मध्य, या 20 से 25 भी आप इसमें रख सकते हो। और उसके बाद में पुष्पन की बात करें तो पुष्पन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर रहेगा तो आपका गेहूं जितना निकलना चाहिए उतना निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो ये टेम्परेचर की स्टेजेस है।
आगे हम बात करते हैं कि वर्षा कितनी चाहिए, रेनफॉल कितनी वर्षा होनी चाहिए, उन एरिया में इनको उगा सकते हैं। तो बारिश जो चाहिए वो हमें चाहिए 500 से 900 mm या सेंटीमीटर, mm। इतनी बारिश जो है प्रति वर्ष अगर होती है, उन एरिया में हम गेहूं को उगा सकते हैं। एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 500 से 900 होनी चाहिए। ये हमने बात की किसकी, जलवायु की। अच्छा, एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है गेहूं में कि बारानी या रेनफेड, बारानी या रेनफेड एरिया में बीज दर कितनी होगी, बारानी या रेनफेड एरिया में बीज दर कितनी होगी। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में दे देता हूं आपको। ऑप्शन है जैसे कि 75, 100, 125 और 150, 75, 100, 125 और 150। तो बारानी एरिया में कितना, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। बारानी मतलब होता है जहां वर्षा पर आधारित खेती होती है। किस पे आधारित खेती, वर्षा पर आधारित खेती को बारानी कृषि कहते हैं। अगला इसमें जो आता है वो क्या है, खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक, तो इसमें एनपीके जो दिया जाता है, ये सीधा सा याद रखो आप, 4:2:1। कितना दिया जाता है, जितने भी अनाज है उनमें उर्वरक देने का अनुपात क्या होता है, 4:2:1। मतलब यहाँ पर 120 किलोग्राम तो देंगे हम नाइट्रोजन, उसके बाद में 60 किलोग्राम के लगभग हम देंगे फास्फोरस, और उसके बाद में 40, 30 नहीं कहते, 40 कह देते हैं हम, थोड़ा सा ज्यादा काम में लेते हैं पोटास, है ना। वो कितना काम में लेंगे, K2O 40 किलोग्राम काम में लेंगे। तो ये जो है उर्वरक की मात्रा है। तो ये जो मात्रा दी जाती है, ये कब दी जाती है, बुआई के समय, बुआई के समय दी जाएगी, एट द टाइम ऑफ सोइंग। मतलब फास्फोरस और पोटेशियम को जो है हम बुआई के समय ही देते हैं। और उसके बाद में इसकी दो दो मात्राएं दी जाती है, 50% और 50%। तो ये तो दी जाती है बुआई के समय, बुआई के समय। और ये अगर दो भागों में बांटो तो दो भागों में, नहीं तो एक भाग में भी दे सकते हैं, वृद्धि के समय, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, वृद्धि के समय दी जाती है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। और विशेष कोई पोषक तत्व की गेहूं को जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी अगर मान लो हम जिंक काम में लें तो जिंक सल्फेट हम काम में ले सकते हैं, कितना, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये जिंक काम में ले सकते हैं। कॉपर भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, पर भारत की मृदाओं में कॉपर की एक उपयुक्त मात्रा पाई जाती है, इसलिए अभी हम कॉपर सल्फेट को इतना ज्यादा यूज नहीं लेते। तो ये जिंक सल्फेट की भी बात कर ली हमने, ये उर्वरक की बात कर ली। उर्वरक जो है वो या तो सीड्रिल के साथ देंगे हम, किसके साथ देंगे, सीड्रिल के साथ, या बाद में जो है टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। तो ये वृद्धि के समय जो दिया जाता है वो किस रूप में दिया जाता है, टॉप ड्रेसिंग के रूप में। किसके रूप में दिया जाता है, टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। गोबर की खाद अगर है तो ज्यादा बेहतर है, पर अब तो जानवर ही नहीं है, तो गोबर की खाद, अब इसीलिए तो डेयरी ज्यादा होगी। अगर सबके घर पे जानवर होते तो डेयरी होती क्या, नहीं होती ना। तो अब डेयरी है इसलिए गोबर नहीं है, ठीक है। और गोबर उठाने वाले भी नहीं है, ऐसे लोग भी नहीं आते जो गोबर उठाते हैं, मतलब समाज बदल गया। आगे बात करेंगे हम सिंचाई की। सिंचाई से पहले हम वैरायटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, किस्में। वैसे तो कई किस्में हैं, हर बार अलग अलग किस्में उगाई जाती है, पर फिर भी मुख्य किस्मों की बात कर लेते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा, सुजाता, सोनालिका, कल्याण सोना, सोनारा 64,
लर्मा रोजो। अच्छा, इनसे जो है उत्परिवर्तित किसमें भी बनाई है? एम एस स्वामीनाथन ने। किसने? एम एस स्वामीनाथन ने म्यूटेंट वेराइटीज डेवलप की है, जैसे सोनारा 64 से की है और लर्मा रोजो से की है। तो पूसा लर्मा, इससे तो कौन सी की है? पूसा लर्मा की है। और सोनेरा 64 से कौन सी की है? सोनेरा 64 से कल्याण सोना। कौन सी है? कल्याण सोना। आगे हम बात करें तो इसकी और भी वैरायटी है, जैसे कि फेमस वैरायटी है खारचिया 65। खारचिया 65 मतलब इसको हम K65 भी कह देते हैं। ये क्या है? लवण प्रतिरोधी किस्म। और भी कई सारी किस्म है, जैसे राज सीरीज यहाँ पर पूरी होगी। राज सीरीज, राज 40 से 30, राज 3077। और एक और वैरायटी का नाम आपने सुना होगा, लोक वन। ये गेहूं की प्रचलित किस्में हैं, जो पहले प्रचलित थी। अब इन किस्मों को जो है सिलेक्शन द्वारा कई नई किस्में हर साल तैयार की जाती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं किस्मों के अलावा। नेक्स्ट आता है आपका इरिगेशन। क्या आता है? इरिगेशन या सिंचाई। सिंचाई कितनी सिंचाई की जाती है? 4 से 6 सिंचाई। कितनी सिंचाई की जाती है? 4 से 6। और एक और चीज आती है कि गेहूं में जो है कितने पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं की जलमांग क्या है। तो जलमांग भी पूछी जा सकती है। गेहूं की जो जलमांग होती है वो 500 से 700 mm। कितनी होती है? 500 से 700 mm होती है। और दूसरी बात करें हम क्रांतिक अवस्थाएं, तो सबसे पहले CRI अवस्था। अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो कौन सी सिंचाई करनी पड़ेगी? CRI। उसके बाद में दूसरा आता है, दूसरी अवस्था आती है कल्ले फूटना। क्या आता है? कल्ले फूटना या टिलरिंग। उसके बाद में गांठे बनना। गांठे बनना जिसको हम क्या कहते हैं? लेट ज्वाइंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट ज्वाइंटिंग कहते हैं। उसके बाद में पुष्पन अवस्था, और उसके बाद में मिल्किंग, दूधिया अवस्था, और उसके बाद में आती है डफ अवस्था। ये 6 अवस्थाएं होती है। पर अगर मान लो 3 ही सिंचाई का पानी है तो हम कौन कौन सी काम में लेंगे? CRI, उसके बाद में गांठे बनना और फ्लावरिंग, 3 ही काम में लेंगे। अगर दो ही उपलब्ध है तो फ्लावरिंग और CRI। और एक ही सिंचाई का पानी है मान लो, तो फिर CRI स्टेज काम में लेंगे। अब इसमें एक और चीज आती है, इसमें कौन सी विधि काम में ली जाती है? सिंचाई की कौन सी विधि गेहूं में मुख्यतः काम में ली जाती है? ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, पर इसमें विवाद बहुत ज्यादा है। मतलब आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो अलग चीज है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधि है वो है बॉर्डर पट्टी विधि। कौन सी है? और आपने पढ़ा होगा चेक बेसिन। आपने क्या पढ़ा होगा? चेक बेसिन। तो क्लियर कर देता हूं मैं। राजस्थान हेतु या शुष्क क्षेत्रों हेतु कौन सी विधि है? क्यारी विधि या चेक बेसिन? कौन सी विधि होगी? क्यारी विधि या चेक बेसिन। और अगर मान लो रेत के टीलों वाली भूमि है, रेत टीलों युक्त, तो वहां कौन सी विधि काम में लेंगे? फंवारा विधि। कौन सी विधि काम में लेंगे? फंवारा विधि काम में लेते हैं। ये बात होगी किसकी? सिंचाई की। सिंचाई के बाद में आ जाता है खरपतवार। क्या आता है? खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंध। तो खरपतवार प्रबंध करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गेहूं से नुकसान कितना होता है।
अगर मान लो नुकसान नहीं रहे तो फिर खरपतवार पड़ने की जरूरत है क्या? तो जिस चीज से नुकसान है इसीलिए उस चीज को पढ़ा जाता है। तो गेहूं में खरपतवारों से जो लॉस होता है, समय थोड़ा भले ही ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे लोग बाग चिंता कर रहे होंगे ऐसे कि समय ही हो गया सर तो घड़ी की तरफ भी नहीं देख रहे। नहीं देखेंगे, ठीक है। कब देखेंगे? जब तक आपकी गेहूं की ट्रॉली नहीं भर देंगे तब तक, ठीक है। लॉसेस क्या क्या है इसके? इसमें जो लॉस होगा वो कितना होगा? 20 से लेकर के 40% तक जो लॉस इससे हो जाता है। कौन किससे? खरपतवारों से गेहूं में। तो गेहूं के खरपतवार कौन कौन से हैं, ऐसे बात करते हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं भैया, ऐसे सवाल पूछा जाता है कि गेहूं का कौन सा खरपतवार है जिसे आपत्तिजनक माना जाता है। ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ व्हीट इज, कौन सा खरपतवार है? हाँ, आपका तो क्या है, जैसे जबान पे नाम ही गेहूं सा जमा हुआ है। जैसे धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है, वैसे गेहूं में खरपतवार एक ही उगता है। बाकी खरपतवार नहीं होते, वो तो सब्जियों के पौधे होते हैं। काय के पौधे होते हैं? सब्जियों के। चलो बात कर लेते हैं एक बीज पत्री या सकड़ी पत्ती वाले। कौन से? सकड़ी पत्ती वाले, नैरो लीफ। तो इसमें आ जाएगा फेलेरिस और एवेना। मैंने यहाँ पर हिंदी नाम नहीं लिखा है आपको, फेलेरिस और एवेना इसलिए लिखा है कि भैया थोड़ा सा हैबिट बनाओ ताकि साइंटिफिक नेम भी याद हो। आपको गेहूं सा याद है और जंगली जई याद है। फेलेरिस को हम क्या कहते हैं? गेहूं सा, जो कि नकलची खरपतवार भी है। तो इसमें यहाँ पे लिख लेंगे नकलची। कौन सा है नकलची वीड? गेहूं सा है। इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं का मामा कहते हैं। गुल्ली डंडा भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? गुल्ली डंडा। गेहूं जैसा है ना ये, इसलिए। और उसके बाद में ये जंगली जई हो ही गया इधर, जंगली जई। एक और आता है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री खरपतवार बहुत उगते हैं, पर मुख्य रूप से जो गेहूं की उपज को कम करते हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? चीनोपोडियम, चीनोपोडियम, एल्बम और मुरेल दोनों। बथुआ, खरबथुआ, बथुआ। एक और खरपतवार है जिसे हम गेहूं का खरपतवार कहते हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोला जाता है उसे, वीड ऑफ व्हीट। क्या बोला जाता है? वीड ऑफ व्हीट बोला जाता है। उसका नाम है कृष्ण नील। कृष्ण नील का वैज्ञानिक नाम है एनागेलिस आर्वेंसिस। क्या नाम है? एनागेलिस आर्वेंसिस है। ऐसे ही आ जाता है आपत्तिजनक। कौन सा खरपतवार आ जाता है? आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ व्हीट। वो कौन सा है? हिरनखुरी। कौन सा है? हिरनखुरी। ये मुख्य खरपतवार में माना जाता है। गेहूं सा और हिरनखुरी गेहूं के मुख्य खरपतवार है। कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, क्या है वैज्ञानिक नाम इसका? कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। अच्छा, यहाँ द्विबीजपत्री में भी आ जाएगा हिरनखुरी, कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ। कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस है। अब हम बात करते हैं कि ये खरपतवार आगे गेहूं में, अब इनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा। तो नियंत्रण में आप लोगों ने पढ़ाई है, चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D और सकड़ी पत्ती के लिए आइसोप्रोट्यूरन। भले ही आइसोप्रोट्यूरन आउटडेटेड हो गई, क्या हो गई? आउटडेटेड, पर याद तो रखी जाएगी। जैसे आप अभी रस चूसक कीटों के लिए डाइमिथोएट अभी तक यूज करते हो ना, नहीं करते क्या? भले ही बैन हो गई वो, पर आपने तो आती है घर पे, विशेष कोई कंपनी वाला छोड़ के जाता है ना, इसलिए हम याद रखते हैं। अच्छा, किसानों को तो चलो बनता है, पर जो पढ़ा लिखा है वो भी ऐसे बोलता है। किसानों का तो यह है कि जो भी कीट की दवाई है मतलब एंडोसल्फान है। क्या है? फिक्स है उनको, उनको बोलना थोड़ी आता है, वो कहाँ याद करेंगे। आप लोगों को याद नहीं होते कीटनाशकों के नाम तो, और वो तो फिर भी अनपढ़ है। तो क्लोरोपाइरीफोस, प्रोफेनाकोल, या फिर उसके बाद में वो मेलाथियान, कई सारे हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब खरपतवार नाशी। किसकी बात करेंगे? खरपतवार नाशी, वीडीसाइड।
कौन कौन से वीडीसाइड जो है वो काम में लिए जाते हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जेट में इसमें से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बड़े एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पूछा जा चुका है कि आइसोप्रोट्यूरन की जगह वर्तमान में कौन सा शाकनाशी गेहूं में काम में लिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन से। सबसे पहले 2,4-D एस्टर, कौन सा है 2,4-D एस्टर, कितना काम में लेते हैं 500 से 700 ग्राम। कितना काम में लेंगे 500 से 700 ग्राम। और कब काम में लेंगे 35 से 45 दिन। 35 से 45 दिन जो है वो क्रांतिक अवस्था है। खरपतवार की क्रांतिक अवस्था क्या है 35 से 45 दिन है गेहूं में। 35 से 45 दिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि गेहूं में खरपतवार की क्रांतिक अवस्था क्या होती है, कितने दिन होती है, तो 35 से 45 दिन होती है। तो जितने भी खरपतवारनाशी काम में ले जाएंगे वो किस टाइम पे ले जाएंगे 35 से 45 दिन। आगे बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने बोला मेटासल्फ्यूरोन, सल्फा सल्फ्यूरोन। पहला कौन सा है सल्फा सल्फ्यूरोन। अच्छा, इसकी मात्रा आजकल खूब पूछी जाती है। सल्फा सल्फ्यूरोन कितना काम में लिया जाता है, तो 2 ग्राम। कितना 2 ग्राम काम में लेंगे। ऐसे ही मेटासल्फ्यूरोन होता है, इसकी 25 ग्राम ले लेंगे और मेटासल्फ्यूरोन की 4 ग्राम। सल्फ्यूरोन 4 ग्राम। ठीक है, ये कौन सी पत्ती के लिए, सक्रिय पत्ती वाले। कौन से हैं ये, सक्रिय पत्ती हेतु, सक्रिय पत्ती हेतु। एक और आपका जो पुराना वाला है वो कौन सा है आइसो प्रोट्यूरोन, प्रोट्यूरोन। और 2,4-D एस्टर किसके लिए, चौड़ी पत्ती हेतु, चौड़ी पत्ती हेतु। अब आजकल क्या है कि 2-2 दवाइयां अलग अलग छिड़के, इसके लिए एक दवाई आने लग गई जिसमें 2 चीजें साथ में रहती है। ये वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में जो काम में ले रहे हैं, जो डिब्बा आ रहा है ट्रेड नेम तो कई सारे हैं उनके, पर मार्केट में क्या है दोनों दवाइयां एक साथ कर दी उन्होंने। तो एक है कार्फेंट्राजोन, कार्फेंट्राजोन। ये AA में भी आया क्वेश्चन है और AO में भी पूछा गया है कि कार्फेंट्राजोन किसका मुख्य खरपतवारनाशी है, गेहूं का मुख्य खरपतवारनाशी है। कार्फेंट्राजोन प्लस सल्फा सल्फ्यूरोन, सल्फा सल्फ्यूरोन या मेटासल्फ्यूरोन भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। इस नाम से जो है खरपतवारनाशी आता है। ये हमने किसकी बात की, खरपतवार की। इसमें से ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है भैया। ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ वीट कौन सा है, हिरणखुरी, आपत्तिजनक खरपतवार है। आपत्तिजनक खरपतवार क्या होते हैं, आपत्तिजनक खरपतवार क्या होते हैं। जैसे मतलब आप लोग जैसे बातें तो ऐसे करते हो ना, जैसे आप लोगों को सारा कुछ आता है इसलिए ध्यान से नहीं सुनते अपन, है ना। कुछ लोग तो सुन रहे हैं, कुछ लोग जो है वो बुद्धिमान ज्यादा है। जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उनका ज्यादा भारी काम हो जाता है ना। वो क्या है, यूँ सोचते हैं कि मतलब मैं तो जानता ही हूँ आपत्ति क्या होती है, विपत्ति क्या होती है, संकट क्या होता है, सब जानते हैं वो, क्योंकि तो पर्यायवाची हैं किसके, संकट के, आपत्ति विपत्ति प्रॉब्लम सब। पर वहां आने के बाद में दिक्कत हो जाती है। वहां ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, आपका तो क्या है गेहूं सा पे टिक होता है, कहाँ टिक होता है भाई, गेहूं का तो गेहूं सा ही है, आपत्ति भी वही है और नकलची भी वही है और गुल्ली डंडा भी वही है। सही बात है ना। चलो अब एक और चीज देख लेते हैं कि गेहूं और गेहूं सा को कैसे पहचानोगे, ये बड़ी दिक्कत है। तो गेहूं सा और गेहूं में क्या अंतर है, गेहूं सा और गेहूं, गेहूं में जो CRI होती है, क्राउन रूट होती है, क्राउन रूट मतलब शीर्ष जड़ जो होगी वो गुलाबी रंग की होगी। कैसी होगी,
गुलाबी होगी और इसमें होगी सफेद। हम नीचे पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो जहां से रूट निकल रही है वहां पर कौन सा रंग होगा? गुलाबी। इसका पुष्प क्रम जो होता है, इसका होता है स्पाइक। इसका क्या होता है? स्पाइक होता है। और इसका होता है ईयर, बाजरे के समान। कैसा होता है? लंबाई जो है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, गेहूं का इधर ईयर और स्पाइक, ठीक है। लंबाई ज्यादा होती है किसकी कंपैरिजन में? गेहूं के कंपैरिजन में। उसके बाद में टेस्ट वेट, किसकी बात करते हैं? टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 दानों का भार क्या कहलाता है? परीक्षण भार कहलाता है। तो इसका तो होता है भैया 2 ग्राम और इसका होता है 40 से 42 ग्राम। कितना होता है? 40 से 42 ग्राम होता है। आगे बात समझ में, सिंपल सी चीज है। गेहूं और गेहूं सा क्या होता है? अब हम ये हमने खरपतवारों की भी बात कर ली। अब हम खरपतवारों के बाद में आ जाते हैं कीटों पर और बीमारियों पर। उसके बाद में गेहूं काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि भी कटाई करने के बाद में फिर खाना खाने का ज्यादा मजा आता है, फिर लंच होगा आपका। तो देख लेते हैं कीट कौन कौन से लगते हैं। कीट, इंसेक्ट। इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। पहला इंसेक्ट और मुख्य इंसेक्ट जो है वो कौन सा है? दीमक। वैज्ञानिक नाम है इसका ओडेंटो, बस बस बस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। इसको राज्य महत्व का कीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य महत्व का कीट, स्टेट इकोनॉमिक इंसेक्ट, है ना। अब इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्ण सड़ी खाद प्रयोग करेंगे। पूर्ण सड़ी खाद प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं? क्लोरोपाइरीफोस, क्लोरोपाइरीफोस जो है या तो सिंचाई के साथ दे सकते हैं या फिर जो है स्प्रे कर सकते हैं या भूमि उपचार कर सकते हैं कार्बोफ्यूरान से या फोरेट से। फोरेट क्या है? भूमि उपचार के लिए काम में ली जाने वाली दवा है। फोरेट और कार्बोफ्यूरान किसके लिए काम में लेते हैं? भूमि उपचार के लिए। और भैया निमेटोड के लिए भी काम में ले सकते हो इसको। किसके लिए काम में ले सकते हो? सूत्रकृमि के लिए। क्योंकि अच्छा ये तो हो गया दीमक। दीमक तो एक ही रोग इसमें लगता है, और भी एक गुजिया वेविल भी होता है, पर उसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं बीमारियां, रोग, और ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। सबसे पहला आता है इसमें रस्ट, रोली। रोली रोग के जनक जो है वो कौन है? केसी मेहता। रोली रोग के जनक कौन है? केसी मेहता। और कितनी तरह की रोलियां इसमें होती है भैया? 3 तरह की, काली रोली, भूरी रोली और पीली रोली। पक्सीनिया रिकोन्डिएटा, ये 3 तरह की रोली होती है। और इन रोली से रोग से बचने के लिए हम इसमें काम में लेते हैं दवाई प्लांटेवेक्स। कौन सी दवाई काम में लेते हैं? प्लांटेवेक्स दवाई इसमें काम में लेते हैं, मतलब फफूंदनाशी। क्या काम में लेंगे? प्लांटेवेक्स। दूसरी बीमारी होती है इसमें कंडवा। और कंडवा कौन सा होगा? अनावृत कंडवा रोग होता है। अनावृत कंड, जिसका कवक है अस्टिलागो, अस्टिलागो न्यूडा। अस्टिलागो क्या है? न्यूडा है। सेजिटम आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी की किताब में। अभी एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। अस्टिलागो न्यूडा जो है वो कॉमन फंगस है। किसके लिए? स्मट के लिए, वीट स्मट के लिए। अस्टिलागो सेजेटम भी होता है, अस्टिलागो होर्डियाई भी होता है। क्लियर? ये जो है अंतः बीजोड़ रोग है, ये भी क्वेश्चन चैट में पूछा जा सकता है।
यह क्या है? अंतःबीजोड़ रोग है। तो इसके लिए बीज उपचार करना पड़ेगा। बीज उपचार जो किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? वीटावेक्स से। किससे करेंगे? वीटावेक्स के द्वारा किया जाता है। लक्षण जो होगा इसका, मुख्य लक्षण, बाली में काला पाउडर। क्या बन जाता है? बाली में काला पाउडर अगर बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडवा रोग या स्मट रोग कहते हैं। इसके लिए दो उपचार दिए हैं। एक तो सौर उपचार। क्या दिया है? सौर उपचार, मतलब सौर विकिरणों के द्वारा जो है उपचार किया जा सकता है। और एक उपचार जो दिया है, एक सेकंड, हाँ, पहाड़ थोड़ी, बादल थोड़ी फटा है भैया, है ना? बादल नहीं फटा तो इतना भी आपको चिंतित होने की। कहाँ से मिलेगा ये? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आगे पेज तो यही है, लिखवा अभी निकाल के लिख लेंगे अपन उनको सबको, कहीं नहीं गए, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक अरे तो गए तो अपने दिमाग में ही है सारी चीजें, गए कहाँ? गए कहाँ है? निकाल लेंगे ना। बहुत ज्यादा टेक्निकल व्यक्ति है हमारे साथ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? और एक बार फिर बोल देंगे, कौन सा आज के बाद मौन व्रत रखूंगा मैं? नहीं रखूंगा ना। हाँ, बोलना मेरे को ही है सबसे ज्यादा। आपको तो वैसे ही फालतू बातें ही तो करनी रहती है। चलो बात कर लेते हैं किसकी? कंडवा रोग की बात कर रहे थे। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे, सौर विकिरण उपचार किसने दिया, यह आपसे मैं पूछने वाला हूं। दूसरा है गर्म जल उपचार। गर्म जल उपचार के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो लूथरा और सत्तार ने। किसने बताया? आपके क्वेश्चन है, लूथरा व सत्तार ने बताया। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने गर्म जल उपचार के बारे में बताया। और सौर विकिरण के बारे में किसने बताया? जेनकिन ने, जेनसन ने। किसने बताया? जेनसन ने बताया। नमक के घोल से भी उपचार कर सकते हैं इस रोग से बचने के लिए। किससे कर सकते हैं? नमक के घोल से। अगला आ जाता है करनाल बंट। क्या आ जाता है? एक रोग और है करनाल बंट। इसमें सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती है। ये रोग होने पर बालियों से कैसी दुर्गंध आती है? उसका नाम क्या, किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमीन, टीएमए। किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमीन के कारण यह दुर्गंध उसमें आती है। करनाल बंट के बाद में अगला रोग है इसमें मोलिया रोग। कौन सा रोग है? मोलिया रोग किससे होता है? निमेटोड सूत्रकृमि से होता है। और सूत्रकृमि का नाम है हिटेरोडेरा, हिटेरोडेरा एवेनी। हिटेरोडेरा एवेनी है। और ये जो है सिस्ट निमेटोड कहलाता है। कौन सा निमेटोड कहलाता है? सिस्ट निमेटोड। उसके बाद में आ जाता है आपका टुंडू रोग। कौन सा रोग आ जाएगा? टुंडू रोग आ जाएगा। ये जो रोग होता है वो सूत्रकृमि और बैक्टीरिया, जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंग्विना ट्रिटिसाई और कोरिनेबैक्टर प्लस कोरिनेबैक्टर या रेथाइबैक्टर भी उसको कह सकते हैं हम। ये दुनिया का सबसे पहला खोजा गया सूत्रकृमि है। दुनिया का सबसे पहला खोजा गया सूत्रकृमि कौन सा है? एंग्विना ट्रिटिसाई, जिसकी खोज नीधम ने की। किसने की? नीधम के द्वारा इसकी खोज की गई। क्लियर? आगे हम बात करते हैं
रोग के बाद में उपज। हाँ, ये सौर विकिरण वाला लूथरा व सत्तार ने, और उसके बाद में गर्म जल उपचार जो है जेनकिन ने। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कटाई व उपज। कटाई व उपज। तो कटाई कब की जाती है? 20 से 25% नमी पर कटाई की जाती है। उपज कितनी प्राप्त होती है? तो उपज देख लेते हैं। 40 से 55 तो जो होगी 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसमें? सिंचित क्षेत्र में, सिंचित इरिगेटेड कंडीशन में। और उसके बाद में 20 से 25 जो होगी बारानी में। किसमें होगी? बारानी में होगी। इसमें जो होता है, इसका एचआई जो होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स, कटाई सूचकांक, कटाई सूचकांक जो होगा वो होता है 60%। कितना होता है? और इसका जो सेलिंग परसेंटेज होता है, सेलिंग परसेंटेज भी कितना होगा इसका? 60%, या 60 से जो है 65% के लगभग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 से 65% के लगभग। ये यहां पर लिख लेते हैं, 60 से 65%। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, इसी में भंडारण की बात करेंगे कि भंडारण कौन से तापमान पर कौन सी नमी पर किया जाता है? तो 10 से 12% नमी पर। किससे बचने के लिए? खपरा भृंग से। खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। और भंडारण में कौन सा कीट लगता है इसमें? राइजोपरथा डोमेनिका, जिसे हम कहते हैं लेजर ग्रेन बोरर। क्या कहते हैं? लेजर ग्रेन बोरर कहते हैं। और भी कई सारे भंडारण के कीट इसमें लगते हैं, जैसे राइस वेविल है, सिटोफिलस ओराइजी। कौन सा है? सिटोफिलस ओराइजी है। पर मुख्य जो कीट है वो कौन सा है? खपरा भृंग। तो ये था हमारा गेहूं। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है। पूरा हो गया ना? पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं।